डिस्कवर ओरिजिनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 111 एक साथ सुन चुके हैं। आप किस्त 112 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे हस्बे रवायत रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। और आपसे मोदबाना इल्तमास है कि वीडियो को लाइक लाजमन किया करें, क्योंकि यही आपकी मोहब्बतें हैं। अगर आपकी मोहब्बत झूठी है और आपको हमसे लगाव नहीं या हम आप पे मान नहीं कर सकते, तो बेशक लाइक ना करें, बेशक शेयर ना करें। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप हमारे मान को रखते हैं, आप हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। तो भाइयों, लाइक हो जाए, शेयर हो जाए। अगर नहीं करते तो आपकी मर्जी। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। ड्रामे का असल हिस्सा, जिसे तुम क्लाइमैक्स भी कह सकते हो, बाद में शुरू हुआ। हम बिला वजह किसी के खून से अपने हाथ रंगने के कायल नहीं हैं, लेकिन मामला जातियात पर आ जाए तो एक आध कत्ल पर कोई मुजायका नहीं करते। आखिर को इस किस्म के ड्रामे में कहीं असल रंग का टच भी देना ही पड़ता है। खैर, टायर ब्रस्ट होने पर गाड़ी कच्चे में जा लड़खड़ाई। घात लगाए हुए हमारे आदमियों ने पुलिस ड्राइवर को गोली मारकर इसका ध्यान किया। एक एक गोली कमिश्नर और अरुण पाल के शरीर में भी उतारना पड़ी। अरुण पाल को तो वैसे मैंने अपना गुबार निकालने के लिए ठोकना ही था। वो दांत पीस कर बोला, मगर इस तरह के इनका देहांत ना हो। ये ड्रामे में असल रंग भी भरना मकसद था, और एक तरह से इन्हें सजा देना भी, कि जब मैं कह आया था कि तुम्हारे बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, तो फिर भारतीय आर्मी को कैसे ये सब मालूम हुआ। तुम्हारी जगह एक लाश को हथकड़ियां डालकर इसका चेहरा मसक कर दिया गया है। अब बाकी का काम अरुण पाल संभालेगा। समझ तो वो नाहंजार भी गया होगा, मगर हमें पूरा विश्वास है कि वो अब भी वही करेगा जो हम कहेंगे। ये सारी सूरत हाल जानकर मेरे दिमाग का बोझ कम हुआ। थोड़ी देर पहले मैं जिस मायूसी और नाउमीदी का शिकार था, अब एकदम मुसरत अंगेजी समेत पुरुमीदी महसूस करने लगा। अगरचे अब भी कुछ बाहिर नहीं था कि जसवंत राय के अगले ड्रामे के अंदर मेरा क्या रोल होगा। मान गए आपको राय साहब, मान गए। मैं तो समझा था कि बस मुफ्त में मारा गया। मैंने तो सीफी लहजे में कहा, मैं चाहता तो तुम्हें एक तरफ कर देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे और मेरे दुश्मन एक ही हैं, और जो जज्बा तुम्हारे दिल में है वही मेरे दिल में भी है। अब तो मेरे लिए खुलकर और बिला खौफ काम कर सकते हो। फिर सिगार का टोटा तोजा की जानिब बढ़ा दिया, जिसे उसने फौरन फिदवियाना अंदाज में उसके हाथ से लेकर तपाई पर रखी ऐश ट्रे में मसल दिया। मैं अब भी हाजिर हूं, मैंने भी आजिज़ी से कहा। उसने सिलसिला इकराम जारी रखते हुए मजीद कहा, रीटा और डोजा तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हें अब क्या करना है ये दोनों तुम्हें बता देंगे। ये कहती जसवंत राय उठा और चलता बना। मैं अब रीटा और डोजा की जानिब देख रहा था। कमलेश की पुश्त और बूथी दोनों ही सूजी हुई थी। जसवंत राय के कमरे से निकलते रीटा और डोजा मुझे उस कमरे में ले आए थे जहां कमलेश को रखा गया था। राय के जल्लाद सिफ्त आदमियों ने इसके साथ जरा भी राहत नहीं बरती थी। लाहे अमल मुझे इन दोनों ने समझा दिया था, जिसे सुनकर मुझे खुद पर फख्र हुआ कि जसवंत राय ने अपने इन दोनों फाल तरीन और चुस्तो चालाक आदमियों को मुकम्मल तौर पर मेरे सपुर्द कर दिया था। बहरकैफ, इनका लाहे अमल सुनने के बाद मैंने ही वो ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे कमलेश के पास ले जाया जाए, और यूं अब मैं रीटा और डोजा को लिए यहां मौजूद था। यह कमरा एक अकुबत खाना था। ईंटों वाले फर्श पर कमलेश नंगे बदन के साथ आड़ा तिरछा और लहू लोहान पड़ा था। नीची छत वाले इस कमरे में बैठने के लिए भी कुछ नहीं था। जल्लादों में से एक वहां मौजूद था। वो एक लंबा तिरंगा और मजबूत टैल टोल का शख्स था। रंगत स्याह थी, सरगंजा और चेहरे पर क्रख्तगी और खुनखारी नुमाया थी। इसका ऊपरी बदन बरहना था। नीचे उसने शिकारियों वाली खाकी नीकर पहन रखी थी। वो एक तरफ अपने मोटे मोटे सतूनों जैसे पांव फैलाए और दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। इसे सीधा करो और होश में लाओ, मैंने उससे कहा। उसे मेरी जानिब घूरा तो मुझे अपने पूरे बदन में फुरेरी का एहसास हुआ। करीब धरे आलात तशद्दुद जो जंग का आलूदा हो के मजीद हैबत दिखा रहे थे, पानी की एक बाल्टी रखी थी। वो उठाकर उसने कमलेश के ऊपर फेंकी और साथ ही उसे पैरों की ठोकर भी रसीद कर दी। कमलेश की हालत वाकई इस सफाकाना तशद्दुद के बाद न गुफ्ताबात थी। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये किसी तौर भी मुआफी या रहम के मुस्तहिक नहीं हो सकते थे। मैं चंद कदम उसकी जाने पड़ा। वकर आता हुआ पुश्त के बल सीधा हुआ
रतलाम मेमोरियल अस्पताल में कौन कौन लोग इस घिनौने कारोबार में शामिल हैं। मैंने उससे सवाल किया, इनके नाम और ओहदे बताओ। पानी मेरा हल खुश्क वो कर रहा, इसे बोला नहीं जा रहा था। याद रखना, पानी पीने के बाद कोई ड्रामा नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं तुम्हारा। मैंने उसे दांत पीस कर कहा और उसी जल्लाद को इशारा किया। उसने जस्ट का एक गिलास भरकर उसके मुंह से लगा दिया। वो गटागट चढ़ा गया। अब जवाब दो मेरे सवाल का, मैंने कहा। इस अस्पताल का डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अशोक और एडमिन MO डॉक्टर जेम्स शामिल हैं। मिलाकर कमलेश ने बताना शुरू कर दिया। 3 पैरामेडिक्स के नाम भी उसने बताए, जिनमें एक नर्स भी शामिल थी। ये लोग जरूर वहां अपने गुरु घंटाल शंकर चांकिया की पुष्पनाही और उसी के कहने पर इस अस्पताल में काला धंधा कर रहे होंगे। मैंने दनिस्ता पैंतरा बदला। शंकर चांकिया? वो सवालिया अंदाज में बुड़बुड़ाया तो मैंने जल्लाद की तरफ देखा और कहा, तुमने इसका क्या मुंह खुलवाया है? यह अपने गुरु का नाम इस तरह ले रहा है जैसे आज पहली बार मेरी जुबान से सुन रहा है। जल्लाद उसे खूनखार आंखों से घूरता हुआ गूं गूं करता हुआ उसकी जानी पड़ा तो कमलेश एकदम बोला, बता रहा हूं। मैंने एकदम हाथ के इशारे से जल्लाद को उसकी जानिब जारहाना अंदाज में पढ़ने से रोक दिया। मेरा नफ्सियाती हरबा कामयाब क्या था। करीब खामोश खड़े रीटा और रोजा के चेहरों पर हल्की मुस्कुराहट ओद कर आई थी। तो तुम सही कह रहे हो। कमलेश ने अब भी लफ्जों का मुख्तसर इस्तेमाल किया तो मानी के लहजे में बोला, मैं गलत कह भी नहीं सकता, इसलिए कि मेरा एक तवील अरसा तुम्हारे इन सारे गुरुओं के साथ गुजरा है। मैंने रोब चाड़ा। मकसद उसे झूठ बोलने की कोशिश से माने रखना था। रीटा और रोजा खामोशी से ये सारी कार्रवाई देख रहे थे। शंकर चांकिया के कहने पर ही तुमने राय साहब के भतीजे विजय को तख्ता मश्क बनाया था। मैंने अगला सवाल किया, ये मेरी भयानक गलती थी। कमलेश खौफजदा लहजे में बोला, मेरा विश्वास करो, अगर मुझे मालूम होता कि ये विजय राय साहब का भतीजा है तो मैं कभी। बकवास बंद, मैंने उसे झिड़क दिया। जो सवाल करूं उसी का जवाब दो, ये कहते हुए मैं गाहे बगाहे करीब बाज़ाहिर खामोश खड़े रीटा और टोजा के चेहरे की जानिब भी कन अखियों से देख लेता था। मुझे मालूम था कि मेरी कारकर्दगी और जहानत की सारी रिपोर्ट ये दोनों मिन्नो अन राय साहब को देंगे, और मैं चाहता भी यही था कि ज्यादा से ज्यादा जसवंत राय के दिल में अपना सिक्का जमा लूं, क्योंकि इस दियारे गैर में बहरहाल ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके कंधों पर रखकर मैं बंदूक चला सकूं। अगर तुम राय साहब के अताब से खुद को बचाना या कोई रायत हासिल करना चाहते हो तो चांकिया की खटिया खड़ी करने के लिए हमारा पूरा साथ दो और उसके पूरे नेटवर्क के बारे में बताओ, साथ ही उसके वो खुफिया ठिकाने भी जहां वो कायम करता है। मैं तैयार हूं, वो एकदम बोला। रतलाम मेमोरियल अस्पताल के अलावा और किन किन हॉस्पिटल्स में उसके कहने पर यह खूनी खेल खेला जा रहा है। मेरे सवाल के जवाब में उसने सिर्फ 2 ही अस्पतालों के नाम और वहां काम करने वाले चंद लोगों के बारे में बताया जो किसी मसरूफ जगह के बजाय नवाह में वाक़ थे। यूं भी ऐसे काम के लिए ये लोग ऐसे ही इलाके चुनते थे। मज़कूरा 2 अस्पताल मुंबई ही के थे। मैंने देखा रीटा के हाथों में अब एक पॉकेट साइज डिजिटल डायरी नजर आ रही थी। वो ये सब नोट करती जा रही थी। शंकर चांकिया के एक ठिकाने के बारे में वो बता सका था जो मुंबई के नवाह में साहिली मकाम पर था। ये वो मकाम था जहां ज्यादातर फिल्मी सितारों और प्रोड्यूसरों की बेशकीमत महल नुमा रहाइशगाहें थी। इसके अलावा चंद 2 ज़रूरी सवालात पूछे थे। इसके बाद मैंने रीटा और रोजा की जानिब देखा। हम अकूबत खाने से बाहर आ गए। रीटा और रोजा मेरी जानिब देखने लगे। मैं होंठ नीचे किसी सोच में मुस्तगर्रिक रहा। दरअसल जसवंत राय ने मुझे ये टास्क दे रखा था कि मैं अपने छोटे भाई के इंतकाम के साथ साथ उसके मफादात का भी ख्याल रखूं। वो शंकर चांकिया को जिंदा अपने महल के अकूबत खाने में देखना चाहता था। इसके लिए उसने मुझसे साफ लफ्जों में कह दिया था कि अगर मैंने सिर्फ अपने ही मकसद पर तवज्जो मरकूज रखी तो वो यानी जसवंत राय उसे कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। जाहिर है मुझे भला इस पर क्या एतराज हो सकता था। मकसद तो तब भी एक ही था। फायदा यह हो जाता कि जसवंत राय की मदद भी शामिल हो जाती। ताहम मैंने जसवंत राय पर इतना जरूर जाहिर कर दिया था कि अब वक्त आ गया है कि मुझे जल्द अज जल्द अपने दोनों साथियों तारिक और रूमी से रब्ता करना होगा। जसवंत राय ने मेरे साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे। सरेदस्त तो यही जाहिर होता था। वो जब कब तारिक और रूमी से रब्ता करना था, इसके लिए मुझे मुनासिब मौका की तलाश थी, जब तक मैं अपने तौर पर यहाँ खूनी सौदागरों का कला कमा कर सकता था। मैं जसवंत राय के आदमियों रीटा और टोजा के साथ अपनी सी कोशिश जारी रखे हुए था। जसवंत राय का टारगेट शंकर चांकिया था, जबकि मेरे अव्वलीन अहदाफ में डॉक्टर रमेश अग्रवाल समेत गौहर शाह और ताज शामिल थे।
जैसा कि मज़कूरा हुआ वो भी पाकिस्तान में गिरफ्तारी के डर से इधर ही छुपे बैठे थे। तारिक और रूमी उनकी घात में थे। अगले रोज एक तेज रफ्तार कार में हम तीनों रतलाम अस्पताल की जानिब रवाना हो गए। कमलेश ने जो मालूमात देना थी वो दे चुका था। जसवंत राय इंतकाम की आग में भरा बैठा था और उसने कमलेश को बड़ी इबरतनाक मौत से हमकिनार कर डाला था। उसने भतीजे के कत्ल में मुलविस किसी भी आदमी को जिंदा न छोड़ने की जैसे कसम खा रखी थी। फिल वक्त हमारा टारगेट रतलाम अस्पताल का डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अशोक और एडमन M.O. डॉक्टर जेम्स थे। कमलेश से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक वो अस्पताल की रहाइश का मेडिकल ऑफिसर्स कॉलोनी ही में मुकीम थे। हम तेज रफ्तार कार में वहां पहुंच गए। शानदार गाड़ी और आरामदेह सफर ने हमें बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होने दी। निस्फ घंटे बाद हम वहां जा पहुंचे। रात झुकाई थी। कार हमने अस्पताल से थोड़ी दूर वाकई एक ऐसे मकाम पर रोकती थी जो सुनसान और जंगलाती इलाका था। हम कार से नीचे उतर आए। चार इतराफ सन्नाटा और तारीकी थी। हमारे आगे पीछे और दाएं जानिब जंगल और झाड़ियां थी। बाएं सिम्मत पर कदरे बुलंदी थी। इससे पहले दरख्त और झाड़ियों के ऊपर से कुछ टीनों के उभरे हुए हेवले दिखाई दे रहे थे। इनके अकब में अस्पताल की 2 मंजिला इमारत नजर आ रही थी। हम तीनों ने स्याह लिबास पहन रखा था जिसमें नीचे से ऊपर तक जिप लगी हुई थी। खुदनुमा मास्क भी इसमें लगा हुआ था। अब हम सरतापा स्याह पोश बन चुके थे और तारीकी का ही हिस्सा मालूम हो रहे थे। इन दोनों ने अपने एक एक कान पर एयरवाइजर लगा रखा था। अस्पताल के नक्शे को मद्देनजर रखते हुए हम इसकी इमारत के नजदीक पहुंचकर रुक गए और दरख्तों की ओर से बागौर सामने का जायजा लेने लगे। इमारत मुस्ततील थी। इसके सामने बड़ा सा बागीचा था एल शेप में और इसी के दरमियान से एक पुख्ता रविश निकलकर सड़क से मिल रही थी जो आगे जाकर मेन रोड से मिलती थी। अस्पताल के मेन गेट और अहाते के दरमियान चिप्स और मार्बल का फर्श चमक रहा था। एक तरफ चंद छोटी बड़ी एम्बुलेंस खड़ी थी। दीगर गाड़ियां एक तरतीब से दाएं बाएं पार्किंग में लगी हुई थी। मेडिकल ऑफिसर्स कॉलोनी इस इमारत के अक्ब में कहीं वाक़ थी। रीटा और रोजा ने अपने तौर पर इन दोनों मज़कूरा अफराद के बारे में मरीज या इसका लवाहिकीन बनकर मालूमात ले ली थी। वो दोनों आज अपनी रहाइशगाह में मौजूद थे। सुबह ड्यूटी पर आते और शाम 5 बजे तक रहते। इमरजेंसी में इन्हें किसी भी वक्त कॉल कर लिया जाता था। सिक्योरिटी का निज़ाम कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। रीटा ने सरसाती सरगोशी में तबसरा किया। मेरा ख्याल है मौका ठीक है, हमें पेशकदमी कर लेनी चाहिए इससे पहले कि इन दोनों को कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए। टोजा भी सरसराया और मेरी जानिब देखा। कोई मुझसे कहना चाहता हो क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक ख्याल है, मिक्चार मेरे मुंह से निकला। फिर थोड़ा गड़बड़ा सा गया मगर बात से बात रह गई। हम दाएं जानिब को बढ़ गए। वहां से एक तवील चक्कर काट कर हम रहायशी कॉलोनी वाली जगह पर बाउंड्री वाल की जनूब मशरकी सिम्मत की जानिब बढ़ गए। इससे आगे दाखिली गेट था। वहां चौकीदार का कैबिन बना हुआ था। रीटा और टोजा दीवार की ऊंचाई का अंदाजा करने लगे। इसके बाद रीटा ने फुर्ती से हाथ चलाए और अकेले ही लम्हे इसके एक हाथ में अजीब साख्त की छोटी नाल वाली स्टील की गन चमकती नजर आने लगी। यह नकब लगाने वाला एक खुदकार जदीद आला था जो मैं रूमी के पास भी देख चुका था। यह स्पाइडर गन थी। इसके नाल का रुख ऊपर करके उसने ट्रैगर दबाया और अगले हिले में नाल से सरसराती आवाज निकली और एक बारीक सी चमकती तार जो गौर ही से देखने में नजर आती थी सांप की तरह बल खाती ऊपर को लपकी और मुंडेर पर जा अटकी। दूसरे लम्हे रीटा ऊपर चढ़ती चली गई। मुंडेर पर पहुंचते ही उसने पहले इर्द गिर्द की सुनगुन ली और उसके बाद वो दूसरी जानिब उतर के नजरों से ओझल हो गई। मैं और डोजा वहीं तुपके खड़े रहे। एक तयशुदा लाहे अमल के मुताबिक काम हो रहा था। अंदर जाकर रीटा को एयरवाइजर पर हमें ओके का इशारा देना था। यूं मैं और डोजा इसी के मुंतजिर रहे। काफी देर बीत गई तो डोजा बुड़बुड़ाया, रीटा को इतनी देर क्यों हो गई? तो मेरा राब्ता करके पूछ लो, मैंने मशवरा दिया। डोजा के मुंह से निकला और उसने यही किया मगर चंद लम्हे बाद ही बोला, वो शायद किसी खतरे में घिर गई है। उसके ससराते हुए लहजे में तशवीश का पहलू नुमाया था। क्या मतलब? मैं भी परेशान हो गया। वो इशारा रिसीव कर रही है नकाल, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा और तुम इधर ही रहोगे। लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई आला नहीं। अगर तुम भी जाकर किसी मुसीबत में, उसने मेरी बात काट दी। यह बाद में देखा जाएगा, तुम कोई बड़ा तीर नहीं मार लोगे। कहते उसने अपने स्याह चुस्त लिबास में हाथ डाला। मैं दांत पीस कर रह गया। चलने में बाद वो भी अपनी स्पाइडर गन के जरिए अंदर कूद चुका था। मैं हमंकों की तरह दीवार से लगा खड़ा रह गया। वक्त अंदेशनाक लम्हों की थमक देता बीतता जा रहा था और अब डोजा को भी गए हुए काफी देर गुजर चुकी थी। मुझे सही मानों में फिक्र और तशवीश ने आन घेरा।
अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने खुद से सवाल किया। जवाब मिला कि थोड़ी देर और इंतजार कर लेने में चंदा हर्ज नहीं। लिहाजा थोड़ी देर और भी इंतजार कर लिया और इन दोनों में से कोई भी नहीं लौटा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, निहत्था और कोरा था वह, सिवाय इस काली बिल्ली जैसी स्याह चुस्त पोशाक के। मेरे पास कोई स्पाइडर गन भी नहीं थी, लिहाजा दीवार पर लांघने का तो मैं सोच भी नहीं सकता था। क्या करना चाहिए? हमारी कार थोड़े फासले पर दरख्तों और घनी झाड़ियों की आड़ में खड़ी थी। इसी में लौट जाऊं? लेकिन जसवंत राय को क्या जवाब दूंगा, जो अब मुझ पर भरोसा करने लगा था? अब न जाने ये मेरी किसी लंगड़ी लूली कारकर्दगी की बिना पर था या फिर मेरा जज्बा। अब बहरहाल मुझे ही कुछ न कुछ करना था। मेरे चंद गहरी सांसें लेने के दौरान कुछ सोचा और वापस पलटने का इरादा तर्क करते ही छुपता छुपाता हुआ अस्पताल के मेन गेट की जानिब बढ़ गया। यहाँ आने से पहले मैंने अपना स्याह बिल्ली जैसा चुस्त लिबास उतार के झाड़ियों में कहीं दबा दिया। इसके बाद अपना हुलिया कुछ ऐसा कर डाला जैसे मैं किसी इमरजेंसी चेस्ट पेन, सीने के दर्द में मुब्तला हूं। फिर इसी तरह मैं हाँपता कांपता और अपना सीना थामे गिरता पड़ता गेट पर आ गया। वहां 2 वर्दी पोश गार्ड मौजूद थे। मुझे इस हालत में देखते ही वो संभालने को लपके थे। इन्हें मुतवज्जा पाकर मैं पुख्ता फर्श पर गिरकर तड़पने लगा और साथ ही खींच खींच कर सांसें लेने लगा। वो दोनों मुझे उठाकर अंदर ले आए, लेकिन कमबख्त अब भी मुझे अस्पताल के मरकजी दरवाजे की जानिब नहीं ले गए, बल्कि बाहर ही एक कमरे में ले आए और एक स्ट्रेचर पर डाल दिया। क्या हुआ तुम्हें? एक ने पूछा। मैं अंजाइना का मरीज हूँ। दर्द। मैंने अंजाइना के मरीज की भरपूर एक्टिंग की तो दूसरे ने पहले वाले साथी से कहा, यार इसे अंदर ही इमरजेंसी में ले जाओ ना, हमें डॉक्टर अशोक की हिदायत नहीं भूलनी चाहिए। अब न जाने डॉक्टर अशोक की हिदायत पर या अपने साथी गार्ड की हिदायत पर मुझे मरकजी दरवाजे की सीढ़ियों के मुतवाजी बनी स्लोप नुमा जगह से, जो व्हील चेयर और स्ट्रेचर पर लदे हुए मरीजों के लिए इस्तेमाल होती थी, से अस्पताल के अंदर लाया गया और वहां पहुंचते ही मुझे अमले के मखसूस वर्दियों में मलबूस 2 अफराद के हवाले कर दिया गया, जो मुझे देखते ही लपक कर आ गए थे। गार्ड्स मुझे स्ट्रेचर समेत इनके हवाले करके वापस पलट गए थे। मेरी पेशावराना नजरों ने फौरन ताड़ लिया था कि ये इमरजेंसी पैरामेडिक्स अमले के लोग थे। मुझे लिए वो सीधा एक खुले टुले कैबिन में आए और खुदकार आलों की मदद से मेरे वाइटल साइन लेने लगे। इस दौरान एक ने कोई गोली मुझे जुबान के नीचे रखने को दी, जो मैंने मुंह में ले तो ली, लेकिन हाँपने की जबरदस्त एक्टिंग के दौरान वो मैंने नजर बचाकर थूक भी दी। पर न मेरे सीने का जाली दर्द क्या ठीक होना था, उल्टा मेरा बीपी ही लो हो जाना था। तां मैं जानता था कि इस गोली का कभी कभी किस कदर जादू असर होता है। मुझे ऑक्सीजन भी लगाई गई। अब यह जरूरी था कि मैं खुद को कुछ बेहतर जाहिर करके मकसद की जानिब आता। शुक्रिया, अब मैं कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, क्या तुम्हारी कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है चेस्ट पेन की? एक ने पूछा। कुछ खास तो नहीं, पर सीने में दर्द होता रहा है, जिसे मैं गैस का दर्द समझकर बहलाता रहा हूँ। गलत, तुम्हें फौरन किसी दिल के डॉक्टर से अपना मुआयना करवाना चाहिए था। दूसरा बोला, अरे भाई यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम कहती हो कि। इतना ही कहते हुए मैं फिर हाँपने की अदाकारी करने लगा। मैं साथ ही इन दोनों के चेहरों के बीच जायजे ले रहा था। एक लंबा सा था और दूसरा दरमियाने कद काट का। लंबा कम उम्र और दरमियाना जरा बड़ी उम्र का था। वही मेरे इस जवाब पर बागौर मुझे तकने लगा। फिर जाने क्या सोचकर उसने अपने जवान साथी पैरामेडिक्स से कहा, रेहान तुम अब जाओ, मैं इसे कुछ देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखकर छुट्टी कर दूंगा।